Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में आप अगर देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री से बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा पैसा जो है वो कहाँ लेकर चले गए थे, अपने कंट्री में। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स से पहले रूलर्स हुए थे जैसे कि मुगल्स हुए या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो उन्होंने, वैसे तो वो लोग भी बाहर से ही आए थे, पर उन्होंने फिर भी हमारे रिसोर्सेस को, हमारे पैसे को एक्सप्लॉइट नहीं किया क्योंकि उन्होंने इंडिया को अपना ही कंट्री समझा, तो वो यहीं पे सेटल हो गए और इस वजह से जो हमारा पैसा था वो इंडिया के अंदर ही रहा। पर जब ब्रिटिशर्स आते हैं उन्होंने हमारे कंट्री को कभी भी अपना नहीं समझा एंड दे केम एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बिजनेस कंपनी के तौर पे आए थे। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था प्रॉफिट मेकिंग। तो इसी वजह से उन्होंने जितना हो सके हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया और वो जितना पैसा था वो सारा अपने कंट्री में ले गए, इंग्लैंड में ले गए और वहां पे डेवलपमेंट की और हमारे कंट्री को बिल्कुल गरीब करके रख दिया। और अभी तक हम उस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी हमारे देश में काफी प्रॉब्लम्स है जो कि कहीं ना कहीं उसके पीछे मेजर रीजन था कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिशर्स का राज। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही क्रूशियल है ये, और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि जो ये ब्रिटिशर्स थे इनका माइंडसेट क्या था। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये पहली बार कौन सामने लेकर आया और इसका मतलब क्या था। सो आप देखेंगे जो टर्म है ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब ये है कि जितना इंडिया से पैसा है, जो भी रिचेस हैं इंडिया की, वो सारी कहाँ पे जा रही हैं? इट इज फ्लोइंग टू इंग्लैंड। वो इंडिया में नहीं रह रही है, वो इंग्लैंड में जा रही है। और ये लेकर कौन जा रहा है? जितने भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं या हम पे राज कर रहे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? हमारे देश के पैसे को फ्लो करके कहाँ ले जा रहे हैं? इंडिया से बाहर इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। और वो कैसे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू लेकर जा रहे हैं। और वो कैसे लेकर जा रहे हैं? डुबियस मीन मतलब होता है बिल्कुल भी ऑनेस्ट तरीके से नहीं, सेफ तरीके से नहीं, बिल्कुल गलत तरीके से वो सारा पैसा इंडिया से बाहर लेकर अपने कंट्री में लेकर जा रहे हैं। तो ये है मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ का। और आप देखेंगे अब इस पैसे को जब वो लेकर जा रहे हैं तो वो पैसा वो जनरेट कैसे कर रहे हैं? तो इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको वो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। और इंडिया में कोई डेवलपमेंट वो आप देखेंगे नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो भी रही है तो उसके पीछे उनका मेन सोल ऑब्जेक्टिव है क्या? दैट इज प्रॉफिट। अगर वो रेलवेज भी बना रहे हैं, टेलीग्राफ भी बना रहे हैं, तो उसके पीछे भी उनका ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो पैसा जनरेट कर पाए और वो जो मनी जनरेट करेंगे फिर वो वापस कहां लेकर जाएंगे? अपने कंट्री में। सो दैट इज व्हाट ड्रेन ऑफ वेल्थ इज ऑल अबाउट। ठीक है, और इससे बेनिफिट कौन करेंगे? इंग्लैंड के लोग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये थ्योरी जो है। आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी, आपको यहाँ पे इनकी ये पिक्चर देखने को मिलेगी। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका नाम है इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। और ये जो पेपर था इन्होंने पढ़ा था इन फ्रंट ऑफ अ मीटिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में ऑन May 2, 1867 में ये पेपर इन्होंने पढ़ा था। और इस पेपर में ये क्या हाईलाइट करते हैं? ये हाईलाइट करते हैं दैट ब्रिटेन वाज एक्सट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम इंडिया एज द प्राइस ऑफ हर रूल इन इंडिया। कि मतलब इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, वो पैसा जो हम पे राज कर रहा है उसके बदले में वो वसूल रहा है इंडिया से सारा का सारा पैसा, और वो पैसा जो है वो अपने कंट्री में लेकर जा रहा है। इसके बाद वो और कहते हैं दैट आउट ऑफ द रेवेन्यू रेज्ड इन इंडिया नियरली 1/4 गोज क्लीन आउट ऑफ द कंट्री। मतलब जितना पैसा कमाती है ब्रिटिश राज, हमारे देश में जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से 1/4 हिस्सा कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड में चला जाता है। ठीक है, और वो सब किसके रिसोर्सेज में ऐड हो रहा है? इंग्लैंड के रिसोर्सेज में। और वही चीज जो है हमारे देश से माइनस होती जा रही है।
और 1880 में ये लिखते हैं दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग ड्रेन फ्रॉम इंडिया। तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ये जो बहुत मेजर इशू है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो सबके सामने लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है इंग्लैंड के लोग, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमसे वेल्थ को ड्रेन करके इंग्लैंड में लेकर जा रहे हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज को खत्म करें। और ये आगे भी लिखते हैं दैट द ब्रिटिश पॉलिसीज वर लीडिंग टू द ड्रेनिंग, आप ये देख सकते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी वर लीडिंग टू द ड्रेनिंग ऑफ द लाइफ ब्लड ऑफ इंडिया एंड इट्स वेल्थ। मतलब जो लोग यहाँ मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, वो किस लिए कमा रहे हैं? अपने देश के लिए कमा रहे हैं कि देश की प्रगति हो सके। वो सारा पैसा पर कहाँ जा रहा है? वो हमारे देश से ही बाहर जा रहा है। तो जितनी भी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सारी मेहनत बेकार है, ठीक है, क्योंकि बदले में उनको कुछ मिल नहीं रहा है। सो दैट इज वॉट ड्रेन ऑफ वेल्थ इज ऑल अबाउट। अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। हम समझते हैं कि अब कि कितना पैसा वो इंडिया से लेकर गए हैं। सो आप देखेंगे ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रोसेस था, इट स्टार्टेड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। जब बैटल ऑफ प्लासे होती है 1757 में, वहां से ये क्योंकि उसके बाद ही इनके पास पैसा आना शुरू होता है। उससे पहले तो ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ वहां से थोड़ा बहुत पैसा जो है वो इकट्ठा करते थे, ठीक है। इतनी ह्यूज वेल्थ, ठीक है, उन्होंने इससे पहले नहीं देखी थी। तो जब वो बंगाल को कब्जाते हैं, उसको एनेक्स करते हैं, सो बंगाल तो वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस था, इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था, तो वहां से उनको बहुत पैसा मिलता है और वहां से जो है ये जर्नी शुरू होती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की। और आप देखेंगे, और उसके बाद आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, इनका जो दीवानी जब इनको लेते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 1765 में, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो आप देखेंगे कि वहां से भी इनके पास बहुत पैसा जनरेट होता है और वहां से ये जो प्लंडर की जर्नी है, लूट एंड प्लंडर की जर्नी है इंडिया से, वो शुरू होती है। और ऐसा माना जाता है नियरली 1/3 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज डिस्पैच टू ग्रेट ब्रिटेन। मतलब जो भी रेवेन्यू बंगाल से मिल रहा था उनको, उसमें से 1/3 तो ये इंग्लैंड भेज देते थे। और 18th सेंचुरी के आते आते, एंड आते आते, मतलब आखिर तक आते आते, नॉर्मल ट्रेड हैड ऑलमोस्ट बिकम अ प्लंडर। मतलब ये जैसे कि कोई रूलर होता है ना, रूलर जब राज करता है तो वो क्या करता है, उसका मेन फोकस होता है कि अपने लोगों को खुश रखना, ठीक है, और डेवलप करना अपने एरिया को, ठीक है, प्रोग्रेसिव बनाना, ठीक है, एरियाज को और कॉन्कर करना, बेसिकली अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना, उसको ग्रो करना। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब एनेक्स कर रहे हैं तो उनका पर्पस यहाँ पे डेवलपमेंट का नहीं है, रादर उनका पर्पस क्या है, लूट एंड प्लंडर करने का। तो जितनी भी वेल्थ उनको मिल रही है थ्रू रेवेन्यू, वो सारी कहाँ जा रही है? मेजोरिटी उसका पोर्शन कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। सो दे वर डेवलपिंग देयर ओन कंट्री, ठीक है, और यहां से सिर्फ उन्होंने एक यहां से लूट एंड प्लंडर का उन्होंने जरिया बनाया हुआ है। सो और ये कोई अच्छे तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। सो दे वर अडॉप्टिंग डूबियस मीन्स, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे तो लोग तो क्वेश्चन रेज करेंगे। तो जो भी बाय हुक बाय कुक जो भी मीन्स उनको मिल रहे हैं, गलत सही, उस तरीके से वो पैसा जो है इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं और हमारे रॉ मटेरियल को, हमारे रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और उससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इंडिया और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। और इसी जो इन्हीं बात को वो अपनी जो पेपर है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, इसी थ्योरी को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसको सपोर्ट किया था, पहले तो हमने बात करी दादा भाई नौरोजी ने, उसके अलावा MG रनाडे, RC दत्त और अदर्स, ठीक है, और ऐसे जो लोग थे, उन्होंने इस जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सो ऐसा माना जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद लगभग 2,34,000 पौंड जो है वो यहाँ से लेकर जाया गया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस समय पे, वो लिखते हैं दैट द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज 4 million pound, which after defraying all administrative expenses left a net surplus of 16,50,000
पौंड। तो आप देखिए 4 मिलियन का इनको फ़ायदा होता है, उसके बाद भी अगर सारे एक्सपेंसेस वो इंडिया में निपटा दे, तो उसके बावजूद भी इतना पैसा मिलता है, लगभग 16,50,000 पौंड, जो कि वो ड्रेन कर रहे हैं। इसके बाद बहुत अलग-अलग राइटर्स हैं, जो हमें एग्ज़ैक्ट अमाउंट तो नहीं पता कि कितना जो है पैसा यहाँ से ड्रेन किया गया है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन, पीरियड टू पीरियड वो डिफ़र करता है। ठीक है, आरसी दत्त यहाँ पे इस चीज के ऊपर, वो जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, वो स्ट्रेस करते हैं जो थ्योरी ऑफ ड्रेन है उसके ऊपर। और उनकी जो पहली वॉल्यूम थी, जो बुक थी, उसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसकी प्रीफेस में वो इसको हाईलाइट करते हैं और वो बोलते हैं दैट 1/2 ऑफ द नेट रेवेन्यू फ्लोज एनुअली आउट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट एनी रिटर्न। मतलब आधा हिस्सा जो रेवेन्यू का ब्रिटिशर्स इंडिया में कमा रहे हैं, उसका आधा हिस्सा वो कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, और उसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब वो पैसा सिर्फ जाता जा रहा है और आगे वापस में इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे डी ई वाको जो है, वो भी ये कहते हैं, ही पुट द एवरेज ड्रेन फ्रॉम 1860 टू 1900 एट रुपीज 30 टू 40 करोड़ पर एनम। तो आप देखेंगे 1860 से 1900 के बीच में आप देखेंगे लगभग 30 से 40 करोड़ रुपया जो है एनुअली इंडिया से बाहर जाता जा रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे 1963 में वी आई पावलोव ये लिखते हैं कि कितना रेवेन्यू 1930s में ब्रिटिशर्स यहां से लेकर गए थे, लगभग 130 टू 140 मिलियन पाउंड। और ये सिर्फ किससे आ रहा था, सिर्फ ट्रिब्यूट से उनको मिल रहा था। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा जो वो है इंडिया से ड्रेन करके ले जा रहे थे। जस्ट इमेजिन, उस समय के हिसाब से आप देखिए कि कितना पैसा जो है वो इंडिया से बाहर लेकर जाया जा रहा था, और उसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था इन रिटर्न। चलिए अब हम देखते हैं चैनल्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, अब किस तरीके से ये ड्रेन हो रहा था। तो आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है आप देखोगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से ज्यादा थे, तो ज्यादातर चीजें तो बाहर जा रही थी और बहुत कम चीजें हैं वो इंपोर्ट हो रही थी। अगर वो इंपोर्ट भी हो रही है तो उसमें भी ब्रिटिशर्स का बेनिफिट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो लोग रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया का रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था और काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल था इंडिया में, और अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी ब्रिटेन में, तो वो लोग क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और वहां पे इंडस्ट्रीज में जो है वो मैन्युफैक्चर्ड करते थे गुड्स को, और उसके बाद फिर इंडियन मार्केट में आके बेचते थे। तो जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी उनका फायदा हो रहा है, और जब इंपोर्ट होके इंडियन मार्केट में जा रहा है, और बिकॉज वो इंडस्ट्रीज से बन के प्रोडक्ट आया है तो वो सस्ता है। ठीक है, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत महंगा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक्सपोर्ट में भी उनको फायदा हो रहा है, इंपोर्ट में भी उनको फायदा हो रहा है, और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा आप देखेंगे और किस तरीके से हमारा ड्रेन हो रहा था वेल्थ का। आप देखेंगे कि जो सैलरीज पे की जा रही थी, और इसके बाद रेमिटेंस टू इंग्लैंड ऑफ अ पार्ट ऑफ देयर सैलरीज, इनकम, सेविंग्स बाय इंग्लिश सिविल, मिलिट्री एंड रेलवे एम्प्लॉयज। तो जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरी जा रही है। उसके बाद पेमेंट्स इन इंग्लैंड, तो इंडिया में तो उनकी सैलरी जा ही रही है, वो हमारी इंडियन रेवेन्यू से ही जा रही है। इसके अलावा इंग्लैंड में जो बैठे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड वो काम करने, या बाकी कोई भी लोग, उनकी सैलरी भी, जो पेंशन है, उनके अलाउंसेस हैं, वो भी सारा कहां से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे 1813 में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, वो होम चार्जेस जो थे, अभी हम देख लेते हैं होम चार्जेस क्या थे, उसके थ्रू जो है ड्रेन हो रहा था वेल्थ। जैसे कि परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोर्स। ठीक है, अब मिलिट्री से हेल्प किसको मिल रही थी, ब्रिटेन को ही मिल रही थी, क्योंकि मिलिट्री के थ्रू देवर कंट्रोलिंग इंडिया। ठीक है, और वो और एरियाज को अनेक्स कर रहे थे और रेवेन्यू उनका बढ़ रहा था, तो इनडायरेक्टली तो फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिशर्स को हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन डेट, तो देखिए क्योंकि 1857 के रिवोल्ट से पहले, ठीक है, 1857 के बाद तो सारी पावर क्राउन के हाथ में आ जाती है, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गवर्न कर रही थी सारी चीजों को। तो अब ये लोग क्या करते थे, ये ब्रिटेन से जो है लोन लेते थे। सो वो लोन का भी भार किस पे आ गया, इंडिया पे, तो वो लोन भी इंडिया पे करेगा, उसका डेट भी रहेगा, तो वो सारा भी वही देखते थे। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कोई भी काम जो इंडिया में ऑफिस बन रहे हैं उसकी पेमेंट भी इंडिया से
होएगी। इसके अलावा जो रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, रेलवे से रिलेटेड सारा खर्चा वो देखेगी, आर्मी से रिलेटेड खर्चा, इसके अलावा पेंशन, ग्रेचुइटी, जो भी इंग्लैंड के एम्प्लॉयज को या सिविल सर्वेंट्स को जाएगा, वो भी सारा कहां से जा रहा है, वो इंडिया के इनकम से ही जा रहा है। और आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 आप देखेंगे जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो और बढ़ता जाता है, ठीक है, पैसे का अमाउंट बढ़ता जाता है। और वो किस तरीके से बढ़ता है? ओवर यूरोपनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। अब देखिए 1857 के रिवोल्ट से पहले आर्मी में बहुत सारे जो सोल्जर्स थे देवर इंडियंस, पर बिकॉज रिवोल्ट हो गया तो उसके बाद जो है उनकी तादाद को कम कर दिया गया और उनकी जगह जो है यूरोपियंस की नंबर को बढ़ा दिया गया, जिससे कि वो आगे ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना कर सके। अब उनकी सैलरी भी देनी पड़ रही है, आर्मी को बढ़ा दिया गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा रेलवेज को एक्सपेंड किया गया। आपको पता है रेलवेज, ये टेलीग्राफ, ये सब क्यों बनाया था? जस्ट टू कंट्रोल इंडिया, ठीक है। इसके बाद अब ये जो यूरोपियंस आ रहे हैं उनको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो वो भी इंडिया से पैसा जा रहा है। और जितना भी डेट था, ठीक है, क्राउन मतलब जो भी म्यूटनी जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर फिर एज अ पनिशमेंट जो है काफी वॉर कंपनसेशन लगाई थी इंडिया के ऊपर, तो वो सारा पैसा भी यहां से जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हिडन अनड्यू चार्जेस भी लगाए गए थे, और इसके अलावा जो चार्जेस लगे थे, अब पावर ट्रांसफर हुई थी कंपनी से क्राउन की तरफ, तो वो जो ट्रांसफर का पैसा है, मतलब जो मर्जी इनको समझ आ रहा है, जहां से भी समझ आ रहा है, बस हम पे पैसे जो है चार्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी वॉर्स है, इंटरनेशनल वॉर्स है, फॉरेन वॉर्स, जैसे अफगानिस्तान के साथ, तिब्बत के साथ, पर्शिया के साथ, चाइना के साथ, उसका पैसा भी इंडिया दे रहा है। इसके अलावा जो भी न्यू इंडिया ऑफिसेस बन रहे हैं लंदन में, ठीक है, उसका पैसा भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी शिप्स के एक्सपेंसेस है फ्रॉम इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड से सेल होकर इंडिया में आ रही है और या फिर अदर कंट्रीज में जा रही है, उसका पैसा भी हम देख रहे हैं। टेलीग्राफ लाइन का टेलीग्राफ लाइन बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो भी हम देख रहे हैं। मरीन चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस, ये सब क्या है? दीज आर द चैनल्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। इनके थ्रू पैसा जो है इंडिया में ना रह के इंडिया से बाहर जा रहा है। और इसके अलावा जो प्रेजेंट्स दिए जा रहे हैं, इलीगल ग्रेटिफिकेशन एंड गेन्स मेड बाय द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। आपको पता है ये कंपनी के सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, तो इनको भी प्लीज करने के लिए गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, तो ये भी पैसा इंडिया की पॉकेट से जा रहा है। तो इन सब का रिजल्ट ये होता है कि जो इंडिया का नेशनल डेट है, इट रोज फ्रॉम 17 मिलियन पाउंड इन 1858 टू 140 मिलियन पाउंड इन 1876। तो आप देखेंगे ये जो डेट है ये बढ़ता ही जा रहा है इंडिया के ऊपर। और उसके बाद आप देखेंगे इट इंक्रीज्ड 1919 में, आप देखेंगे ये था 224 मिलियन पाउंड, जो कि बढ़ के 1913 में हो जाता है 274 मिलियन पाउंड एंड 884 मिलियन पाउंड इन 1939। तो आप देखेंगे इतना डेट इंडिया पे हो जाता है, और ये सारा कहाँ से वसूल किया जा रहा है? इंडिया से वसूल किया जा रहा है, और ये सारा पैसा इंडिया से बाहर लेकर जाया जा रहा है। और 1945 में लॉरेंस रोजिंगन वो एस्टिमेट करते हैं, वो अंदाजा लगाते हैं कि कितना ड्रेन हुआ है एनुअली, 135 मिलियन पाउंड एनुअली इंडिया से जो है वेल्थ जो है ड्रेन होके बाहर जाता जा रहा है। सो जस्ट इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा इंडिया से जो है, जो कि इंडिया की डेवलपमेंट में काम किया जा सकता था, इंडिया की ग्रोथ होती, मतलब इंडिया में कितना प्रोग्रेस होता है इन पैसों से। वो सारा पैसा जो है इंडिया से निचोड़ के, ठीक है, इंडिया के खून पसीने की कमाई, उन सब से वो सारे पैसे को लेकर कहाँ जाया जाता है? इंग्लैंड में। इसी वजह से इंग्लैंड इतना डेवलप हो गया, और इंडिया, हम अभी भी वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, और अभी भी बट हम ट्राई कर रहे हैं कि हम और अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, स्पीड के साथ ग्रो कर सके। फिर भी हमने काफी चीजें, तो जो हालत हमारी आजादी के समय थी उसमें और अब में तो जमीन आसमान का फर्क है, बट फिर भी अगर शायद ये पैसा होता तो हम अभी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री होते इन द वर्ल्ड, जो कि एंशिएंट या मिडीवल टाइम में जो थे हम, वो अभी भी होता। बट और अब हम देख लेते हैं लास्ट में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो आप देखेंगे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर। कैसे पड़ता है?
इंडियन प्रोडक्ट्स एंड ट्रेजर्स ड्रेन टू इंग्लैंड, मतलब जितना हमारा पैसा है सब कुछ कहाँ जा रहा है, जितने हमारे ट्रेजर्स है सब इंग्लैंड जा रहा है विदाउट एडिक्वेट रिटर्न वॉज of great help in creating condition conducive for the growth of British factory industry in the early stages of the industrial revolution। तो देखिए इंग्लैंड में सबसे पहले क्यों रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि उनके पास पैसा था और वो पैसा कहाँ से जा रहा था, वो इंडिया से ही जा रहा था। और यही रीजन है कि इंडिया में कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी हुई है, तो आप पहले वो भी देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है और किस तरीके से प्लानिंग के थ्रू, स्ट्रैटेजी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को किल किया, और इस प्रोसेस को ही हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो यही रीजन था कि बाकी कंट्रीज में या ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है, बट इंडिया में क्या हो रहा है कि जितनी इंडस्ट्रीज है वो सब ठप पड़ती जा रही है, वो सब बंद होती जा रही है। तो यहाँ पे उल्टा इफेक्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ का सारा पैसा जो है वो इंग्लैंड में जा रहा है। नेक्स्ट आता है, इट लेड टू द रून ऑफ द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। द ड्रेन हैड एन इमेंस इंपैक्ट ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल विद इन इंडिया। अब इससे हो क्या रहा है, क्योंकि एज आई मेंशन कि सारी इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही है, तो जितने क्राफ्ट्समैन हैं या आर्टिसंस हैं अब उनके पास कोई काम नहीं है, और जो ड्रेन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इंडिया के पास पैसा ही नहीं है, मतलब जॉब्स ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, मतलब हर तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिकली इंडिया जो है उसका बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है, डिसरप्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज अनदर रिजल्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड इट ब्रोक द बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर जाती है और हर एक सेक्टर में आप देखोगे इसका इंपैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, एग्रीकल्चर सफर करता है, मतलब ईच एंड एवरी aspect of the economy or the life of the people was being affected because of drain of wealth. Next आता है, stagnation and deterioration of Indian agriculture was also due to the drain of the fabulous wealth of India and it led to the impoverishment of the peasantry। अब देखिए क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं तो सब लोग अब और कोई तो अब और कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो सिर्फ अब एग्रीकल्चर बचता है, तो सारा बर्डन एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाता है। और एग्रीकल्चर में भी ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट नहीं किया उसको इम्प्रूव करने का, तो जिसकी वजह से पेजेंट्री भी सफर कर रही है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल डिटोरिएट हो जाती है। Next, it also resulted in the outflow of the capital and its paucity to undertake public works। अब क्योंकि पैसा ही नहीं है इंडिया में, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, सारा काम हो रहा है, पर सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है। सो जब रेवेन्यू ही नहीं होगा, जब कैपिटल ही नहीं होगा, तो फिर काम कैसे होगा। तो अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते या पब्लिक वर्क्स की बात करते, हॉस्पिटल्स, मतलब लोगों के हित के लिए अगर कोई काम करना हो तो वो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि इंडिया के पास पैसा नहीं था। और दूसरी बात, जो हम पे रूल कर रहे थे उनकी इंटेंशन नहीं थी इंडिया को जो है उनकी पब्लिक वेलफेयर वर्क या उसको ग्रो करने में, डेवलप करने में, उनकी इंटेंशन ही यही थी कि यहाँ के लोग मरे, उनका बुरा हाल हो और हम सिर्फ जो है पैसा एक्सट्रैक्ट करके लेकर जाएं। लास्ट में आता है विच लेड टू द चेन ऑफ फेमिन्स हैड बिकम अ कॉमन फिनोमिना इन इंडिया। तो जिसकी वजह से क्या था, हंगर बढ़ गया। लोगों के पास जब पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट से खरीदेंगे क्या। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पूरा ठप पड़ गया था। ठीक है, फेमिन्स आ रहे थे, पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ द फेमिन। आप देखेंगे 1860 से 1909 के बीच में लगभग 17 फेमिन्स आते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट इंडिया के, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री आप देखेंगे ये फेमिन आते हैं, विच लेड टू द डेथ ऑफ अबाउट 55 lakhs ऑफ पीपल। ठीक है, ये तो अभी है, इसके अलावा भी मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी सिर्फ फेमिन। और ये फेमिन क्यों आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ द कैपिटल, क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो आप बिना पैसे के तो कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सो लोगों के पास पॉकेट में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से हंगर आ रहा है, हंगर से फिर पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, सो दीज वर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। और आप देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, जिसको हम अभी तक फेस कर रहे हैं। वी आर स्टिल फेसिंग द इशू, अभी भी हम डेवलपिंग ही हैं, अभी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं,
हैं, पॉवर्टी को खत्म करने की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं ये कब तक होता है, बट ये तो बिल्कुल आप ये फैक्ट है कि ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया को रुइन करके रख दिया, हमारे देश को बिल्कुल गरीब करके, हमारे लोगों को मार दिया। हमारे मतलब colonial period was not good for India at all, because I have heard many people they say कि ब्रिटिशर्स बड़ा अच्छा करके गए हैं, ब्रिटिशर्स एजुकेशन लाए हैं, रेलवेज लाए हैं, ये लेकर आए हैं, बट लेट मी फ्रैंकली टेल यू कि वो जो भी उन्होंने किया है सब कुछ अपने प्रॉफिट के लिए किया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिश राज। जब आप कॉलोनियल पीरियड पढ़ते हैं, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने से पहले हैव अ क्रिटिकल माइंडसेट। अपने दिमाग को खोलिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए कि माइंडसेट क्या था उनका हमारे ऊपर रूल करने के पीछे, क्योंकि दे वर अ ट्रेडिंग कंपनी, दे ओनली वांटेड प्रॉफिट, और प्रॉफिट जहां से भी आएगा वो लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग जिए या मरे, डजंट मैटर टू देम। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है सो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अपना फीडबैक है आप उसको वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं मॉडर्न इंडिया के मैं कवर करूं वो भी मेंशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।